साथियों, मेरा नाम है कपिल। मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 20 के अंदर अभी खड़े हैं और सेक्टर 20 के अंदर डी पॉकेट के अंदर हम हैं। डी पॉकेट में जो साइज़ है वो सिंगल साइज़ है 1000 स्क्वायर मीटर का, और 1000 मीटर के साइज़ में हमारे पास एक प्लॉट रीसेल में आ रहा है। पहले तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद आज मैं एक टॉपिक आपको क्लियर करूंगा कि ये जो हम अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड में जो सेल परचेज होती है उसमें क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और बहुत क्लाइंट्स के डाउट हैं कि अनरजिस्टर्ड कैसे हम परचेज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कैसे हम परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो में अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड में मैंने फ़र्क बता रखा है पहले भी। आज सिर्फ आपको लीगल्स के बारे में मैं बताऊंगा कि लीगल्स में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, अनरजिस्टर्ड में क्या क्या होते हैं, रजिस्टर्ड में। पहले मैं आपको बता दूं कि हम डी पॉकेट के अंदर खड़े हैं। डी पॉकेट के अंदर एक कॉर्नर प्लॉट हमारे पास सेल में है, ईस्ट फेसिंग कॉर्नर। तो ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये प्लॉट है, ये कॉर्नर प्लॉट है 18 बाई 18 का। ये 18 मीटर की रोड गई है इधर और ये 18 मीटर की रोड गई है इधर, ये देखिए। तो ये कॉर्नर प्लॉट हमारे पास सेल में है। ऑलरेडी मैंने डायमेंशन वीडियो में भेज रखी है। 1000 मीटर की कॉर्नर, थोड़ा बहुत हमारा एक्स्ट्रा ही आता है 20-30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर तक। तो अगर आप कॉर्नर प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आज अगर आप प्लॉट परचेज करेंगे तो आपको 1000 मीटर का पैसा देना है आज के रेट में। और अगर सपोज करो आपका प्लॉट बढ़ के आता है निकल के, तो आपको अलॉटमेंट के हिसाब से ही चार्ज लिया जाएगा। आज की जो रीसेल वैल्यू है वो प्रॉफिटेबल होगी आपके लिए। तो साथियों, ये तो था हमारा कॉर्नर प्लॉट 1000 मीटर का। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये 45 मीटर की रोड है जो 4000 और 1000 को डिवाइड कर रही है। 4000 मीटर इसके उस साइड में है और 1000 मीटर इस साइड में है। तो इस तरीके से ये उसके अपोजिट साइड में प्लॉट है। अगर आप किसी को भी कॉर्नर प्लॉट परचेज करना है 1000 मीटर का तो आप हमारी कंपनी के से संपर्क कर सकते हैं, गुरुदेव रियल एस्टेट से। हमारे 2 नंबर है 9873442971। ये मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। मेरा नंबर है 9667519002। मेरा नाम कपिल यादव है। तो साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लीगल्स में कैसे कैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या चार्जेज होते हैं, कैसे कैसे किसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये प्लॉट 2009 में अलॉट हुए थे। 2009 की अलॉटमेंट, ये सेल परचेज आज हो रही है। ये मौके पे लग के तैयार हो गए हैं प्लॉट। इसमें आपका अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेने जाते हैं तो कैसे आपका प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता दूं। एक टोटल बीएसपी होता है, पहले आपका बेसिक सेल्स प्राइस, जो आपका प्लॉट का रेट तय होने के बाद जो बीएसपी निकल के आती है वो एक्स अमाउंट आपका बीएसपी होता है। उसके बाद उस बीएसपी में आपका जो एग्रीमेंट टू सेल बनता है, आपका उस एग्रीमेंट टू सेल के बिहाफ पे आपका ट्रांसफ़र करती है प्राधिकरण। एक तो ट्रांसफ़र मेमोरेंडम होता है प्राधिकरण का अपना, उस ट्रांसफ़र मेमोरेंडम में दोनों पार्टियों की डिटेल डलती है। एग्रीमेंट टू सेल में दोनों पार्टियों की डिटेल डलती है। एग्रीमेंट टू सेल सब रजिस्ट्रार के यहाँ होता है। सब रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्टर्ड होने के बाद एग्रीमेंट टू सेल उस टीएम सेट के साथ प्राधिकरण में लगता है। प्राधिकरण में टीएम सेट के साथ सबमिट करने के बाद जो सेलर हैं वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं ऑफिसर के सामने बैठ के कि ये फलाना फलाना संपत्ति हमने इनको सेल कर दी है, हमारा जो भी सौदा तय हुआ था वो भली भांति हमें मिल चुका है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरीके की नोटिंग ऑफिसर के सामने करते हैं, वो थंब इम्प्रेशन होते हैं, साइन होते हैं। वो नोटिंग भी उस टीएम सेट प्लस एग्रीमेंट टू सेल के साथ लग जाती है। और फिर उसके बाद फाइल ऑप्टिमाइज होती है आपका लीगल में, फाइनेंस में। उसके बाद टीएम लेटर आपको जो खरीदार पार्टी है उसके नाम टीएम लेटर इशू कर देती है प्राधिकरण। उसके बाद वो एक तरीके से फर्स्ट एलओटी हो जाता है प्राधिकरण के अंदर। फिर जब भी लीज डीड करानी होती है तो प्राधिकरण को अप्रोच करता है। जैसे ही प्राधिकरण के यहाँ से उसका लेटर आता है लीज प्लान के लिए, फिर वो लीज डीड करवाता है। तो अनरजिस्टर्ड तो आप इस तरीके से खरीद सकते हैं, आपको कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड खरीदना चाहते हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो इसमें एक पार्ट था एग्रीमेंट टू सेल का, वो एग्रीमेंट टू सेल का इसमें कोई पार्ट नहीं होता है। ये सबसे पहले इस टीएम सेट सबमिट होता है, पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी लगती है प्लस टीएम सेट सबमिट होता है। टीएम सेट सबमिट होने के बाद आपका टीएम लेटर आपको इशू हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी पहली रजिस्ट्री है उसके बिहाफ पे जिसके नाम से रजिस्ट्री पहली है
वो पार्टी आपको बेचने वाला खरीदने वाले को रजिस्ट्री करता है सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाके। तो ये हो गया रजिस्टर्ड में। जो अनरजिस्टर्ड में आपका इन्होंने पहले एग्रीमेंट टू लीज के लिए लेटर भेजे थे। जिन लोगों ने एग्रीमेंट टू लीज पहले करा ली है उसमें लीज सिलेंडर का प्रोसेस होता है, उसमें कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं बनता। उसमें जो भी आपकी लेन देन है वो एक 100 रुपये के स्टाम्प पे नोटरी होके आपका और उस एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है। और अगर जिसमें एग्रीमेंट टू लीज है उसको कैंसिल कराने के लिए पहले लीज कैंसिलेशन के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है प्राधिकरण से। फिर उसके बाद जब अप्रूवल आ जाता है तो लीज कैंसिलेशन के लिए सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाती है, फिर वहाँ पे आपकी लीज कैंसिलेशन होती है। तो इसमें दोनों में जो खर्चा आता है वो खर्चा मैं बता देता हूँ आपको। जो एग्रीमेंट टू सेल बनता है उसमें 2% के तो स्टाम्प लगते हैं, 0.5% की रसीद कटती है रजिस्ट्रार की और 5,000 रुपये एडवोकेट की फीस होती है। ये होता है एग्रीमेंट टू सेल का खर्चा। और जो आपका एग्रीमेंट टू लीज हो रखे है तो आपने पहले ऑलरेडी स्टाम्प पे कर रखे हैं, तो पहले जो पे कर रखे हैं वो भी आपकी एक पूंजी थी। उन्हें कैंसिल कराने के लिए आपकी केवल 0.5% की रसीद कटती है और आपके लिए एग्रीमेंट टू लीज कैंसिल हो जाती है। और वकील का भी 5,000 रुपये चार्ज इसमें भी आता है। तो साथियों ये तो हो गया अनरजिस्टर्ड का। रजिस्टर्ड का अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके खर्चे क्या क्या हैं। जो भी आपकी टोटल बीएसपी है, टोटल बीएसपी के बाद आपका सबसे पहला जो खर्चा आता है वो एग्रीमेंट टू सेल का आता है। एग्रीमेंट टू सेल डिपेंड करता है आपकी कॉस्टिंग क्या है, उसके ऊपर आपके 2% स्टाम्प प्लस 0.5% रसीद कटती है। फिर उसके बाद आपका 2,62,100 का डीडी लगता है ट्रांसफ़र चार्ज के लिए, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 870 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आता है। और ये 2,61,000 बैठता है, प्लस 1,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस होती है। तो इस तरीके से 2,62,100 का आपका डीडी लगता है फॉर ट्रांसफ़र चार्ज के लिए। और इसके बाद आपका ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है एग्रीमेंट टू सेल प्लस आपका टीएम फीस देने के बाद। अब उसके बाद जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो सबसे पहले आप, अगर आपका नॉर्मल प्लॉट है तो आप लीज रेंट जमा करेंगे 1,42,500। सबसे पहले लीज रेंट जमा करेंगे। लीज रेंट को कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो मैं बताता हूँ। 4750 की यहाँ अलॉटमेंट थी, 4750 प्लस इंटू 10% आपका अलॉटमेंट का 10% इंटू जो भी साइज है, तो उससे आपका जो निकल के आता है 300 मीटर का वो 1,42,500 आता है। अगर आप किसी और साइज में जा रहे हैं तो आप उसको उसी साइज के हिसाब से इंटू कर सकते हैं। तो साथियों ये था आपका लीज रेंट का प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, आपको स्टाम्प देने होते हैं। जब आपका लीज प्लान बन के प्राधिकरण से अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाके, अगर कोई यूनिट आप एलओटी हैं तो आपके अलॉटमेंट के 7% स्टाम्प लगेंगे। अगर आप एलओटी नहीं है, आपने ट्रांसफ़र के से आपने बाद में परचेज किया है या आपने अब परचेज किया है, तो आपको आज के सर्किल रेट के हिसाब से 7% स्टाम्प देने हैं। आज का सर्कल रेट है यहाँ पे 17,500 का, उससे 300 मीटर के जो स्टाम्प की कॉस्टिंग बैठती है वो 3,67,500 बैठती है। और आपकी जो फिर उसके बाद 1% की रसीद कटती है, जो सब रजिस्ट्रार की रसीद होती है वो आपकी 53,000 के आसपास बैठती है। और 5,000 रुपये आपका लीगल एडवाइज़र जो एडवोकेट होता है, जो आपके इस पूरे प्रोसेस को करता है, उसकी फ़ीस होती है। तो साथियों ये मैंने आपको सारे खर्चे इसमें खोल दिए हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताए। अब जैसे सपोज करो किसी का प्लॉट है लोकेशन प्लॉट, तो लोकेशन में पीएलसी लगती है, पीएलसी अलॉटमेंट की 5% लगती है। अब जैसे 300 मीटर है, 300 मीटर पे 71,000 रुपये के आसपास पीएलसी लगती है। अगर एक प्लॉट के अंदर 2 लोकेशन है तो 2 पीएलसी लगती हैं। पीएलसी लगती है जैसे कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, बड़ी रोड है, तो इस तरीके से जो पीएलसी लगती है उसके ऊपर जो स्टाम्प भी बढ़ जाते हैं 5%। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी डिटेल बताई है लीगल्स की। अनरजिस्टर्ड में आपका क्या खर्चा आता है, रजिस्टर्ड में आपका क्या खर्चा आता है। केवल 2009 की अलॉटमेंट ही अनरजिस्टर्ड सेल परचेज होती है एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट टू लीज के बिहाफ पे। बाकी कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे रीसेल नहीं होती है विदाउट रजिस्ट्री। ये भी क्यों होती है इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के अंदर बैठ के ये संशोधन निकाला गया, जब प्राधिकरण लंबे समय तक इनको पोजीशन नहीं दे पाया। एक प्रेशर था क्लाइंट का, एक प्रेशर था क्लाइंटों ने कोर्ट में केस डाल रखा था। तो प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग के अंदर एक प्रारूप निकाला कि भाई 2009 की अलॉटमेंट को आप एग्रीमेंट टू सेल बना के
और यह एग्रीमेंट टू लीज को कैंसिल करके इनको आप ट्रांसफर करने का, सेल करने का मौका दो। तो ये इसका जो निष्कर्ष ये निकला कि एग्रीमेंट टू सेल करा के आप बेच सकते हैं अगर आपने पहले लीज नहीं कराई है एग्रीमेंट टू, और अगर लीज करा रखी है तो लीज कैंसिल करके आप बेच सकते हैं। तो आज मैंने ये आपको मोटी मोटी जानकारी दी। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप बिल्कुल फ्री माइंड मेरे को कॉल करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और कोई भी आप आगे बढ़ने से पहले अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके तब आगे बढ़ें, क्योंकि हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में कोई भी ऐसा संकोच वाला वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा वर्ड नहीं आना चाहिए जिससे हम मतलब प्रॉपर्टी लेने के बाद भी हमको रात को नींद ना आए। तो साथियों, मेरा कंसर्न है कि आप एकदम साफ सुथरी इन्वेस्टमेंट करें, सारे डाउट्स क्लियर करके करें, प्राधिकरण के प्लॉट खरीदें और आप प्लॉट को ऐसे जज करें कि भाई इसका फ्यूचर क्या होगा, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए जितने समय तक आप प्लॉट को रोकेंगे वो आपको उतना ही अच्छा रिटर्न देगा। तो साथियों, मैंने आपको पहले तो आज अपने डी ब्लॉक में एक सेल में हमारे पास प्लॉट आ रहा है वो दिखाया, फिर उसके बाद मैंने आपको लीगल्स के खर्चे बताए, अनरजिस्टर्ड कैसे खरीद सकते हैं, रजिस्टर्ड कैसे खरीद सकते हैं, और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रजिस्टर्ड पे आपको लोन भी मिल जाता है कि आप 80% तक यहाँ पे परचेजिंग लोन ले सकते हैं। अनरजिस्टर्ड पे आपको लोन नहीं मिलता है क्योंकि वो आपको अपने फंड से ही लेना पड़ता है शासन को, क्योंकि जब तक स्टाम्प नहीं जाते कोई भी बैंक लोन नहीं करता। तो साथियों, अभी मैंने ये डिटेल आपको बताई, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कॉल करना, हम आपकी हेल्प करेंगे। दूसरा, अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे सेल परचेज करनी है तो आप एक बार गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच जरूर करें। चाहे आप प्लॉट खरीदें ना खरीदें वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको क्लियर कराने के लिए आप गुरुदेव रियल एस्टेट को कॉल करें। हमारे 2 नंबर है 9873442971, दूसरा नंबर है 9667519002, और हम यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जस्ट बराबर में ही हमारा ऑफिस है गुरुदेव रियल एस्टेट के नाम से। आप कभी भी आए तो एक बार अपनी क्वेरी है कोई छोटी मोटी तो आप उसको क्लियर करने आए। साथियों, इसी तरीके से हम यमुना एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट आपको दिखाते रहेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पे आने वाली चीज़ें अपकमिंग क्या हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें सजेशन ज़रूर दें, सजेशन के हिसाब से ही मैं आपकी वीडियो प्रिपेयर करके आपको देता हूं। अभी ये जो मैंने आज बताया ये भी हमारे क्लाइंट्स का, कस्टमर का सजेशन था, वो मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से आपको भी जानकारी मिली। अभी हम इस वीडियो को अपनी को यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।